एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। और आज बात करने वाले हैं किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। इसे हम लेंस निर्माता का सूत्र भी कहते हैं, जिसमें लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात किया जाता है और एक संबंध निकाल लेते हैं कि फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार से निर्भर होती है। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसकी सहायता से इस अध्याय के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं कि किसी लेंस के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जिन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं, और एक डाइवर्जिंग लेंस होते हैं जिन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस की जो क्रिया है, एक तो अभिसारी क्रिया है अर्थात प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की क्रिया, और दूसरा प्रकाश की किरणों को विसरित करने की अर्थात फैला देने की क्रिया। तो वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है, और वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है उसे अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। तो आपको चित्र में जो लेंस दिखाई दे रहा है यह एक उभय उत्तल लेंस है। उभय उत्तल हमने इसलिए कहा कि इसकी दोनों सतह उभरी हुई हैं, दोनों सतह उत्तल सतह हैं। तो यह उभय उत्तल लेंस हुआ। लेंस को नाम दे देते हैं L, माने कि L एक लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P है। आपको चित्र में एक काफी हेल्दी लेंस नजर आ रहा होगा अर्थात मोटा लेंस नजर आ रहा होगा, पर वास्तव में हम जिस लेंस की बात कर रहे हैं वो एक पतला लेंस है। तो ये जो अपवर्तन की बात की जा रही है ये किसी पतले लेंस के लिए की जा रही है, परंतु कुछ चित्र की सीमाओं के कारण से हमने लेंस को मोटा बताया है, दर्शाया है, पर वास्तव में यह एक लेंस पतला लेंस है। इस लेंस के सम्मुख एक वस्तु रखी हुई है। हम इस वस्तु को O से प्रकट करते हैं, और PO जो है यह इसकी वस्तु की दूरी को U से प्रकट कर देते हैं। अब O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है। तो लेंस के इस बिंदु पर आपतित हुई तो हम देखेंगे कि लेंस में दो सतह है, यह प्रथम सतह है और यह द्वितीय सतह है। तो कोई भी जो लेंस बनता है वो पारदर्शी माध्यम से मिलकर बना होता है, और पारदर्शी माध्यम में दो सतह होती है। अनिवार्यतः एक सतह वक्री सतह होती है, यानी कि वक्र सतह होती है। दूसरी सतह भी वक्र सतह हो सकती है या फिर समतल सतह भी हो सकती है। तो ये दोनों सतह उत्तल सतह है अर्थात वक्र सतह है, या प्रथम सतह या द्वितीय सतह। अब प्रकाश की किरण देखिए कि ये प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करेगी। ये हमारा लेंस है, माना कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। अब जब प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित होगी तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और अभिलंब की ओर झुककर इस लेंस में प्रवेश करेगी। तो अभिलंब की ओर हम मानते हैं कि इस प्रकार से झुक रही है और आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी कल्पना करते हैं कि यदि द्वितीय सतह नहीं होती तो क्या होता। तो द्वितीय सतह की अनुपस्थिति में यह प्रकाश की किरण इस प्रकार से आगे बढ़ती और यहां पर वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता। एक प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समानांतर या मुख्य अक्ष के अनुदिश ले सकते हैं। वह अनुदिश प्रकाश की किरण यहां पर पहुंचती और ये वाली प्रकाश की किरण भी इस प्रकार से यहां पहुंच जाती। अर्थात यदि द्वितीय सतह को मैं छिपा लेता हूं तो प्रथम सतह से अपवर्तन के कारण से वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है, माना कि I1 की दूरी V1 है। प्रकाशीय केंद्र से I1 की दूरी V1 है। परंतु क्या हुआ कि द्वितीय सतह पर फिर अपवर्तन हुआ और अब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटने के कारण से चूंकि वक्रता इसकी विपरीत है तो यह प्रकाश की किरण मुड़कर यहां पहुंचेगी, और इस प्रकार हमें अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होगा। तो लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो दो बार अपवर्तन की घटना होती है, प्रथम सतह पर और द्वितीय सतह पर। प्रथम सतह पर अपवर्तन से हमें प्रतिबिंब I1 प्राप्त हुआ, जो कि आभासी प्रतिबिंब है, वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम आभास कर सकते हैं
कि द्वितीय सतह की अनुपस्थिति में यह प्राप्त होता। अब द्वितीय सतह की उपस्थिति से क्या हुआ कि I1 प्रतिबिंब I पर शिफ्ट हो गया। ये कहा जा सकता है कि I1 प्रतिबिंब कहां पर बन गया, I पर बन गया। क्यों? क्योंकि द्वितीय सतह से पुनः अपवर्तन हो गया। तो द्वितीय सतह के अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है, माना कि यह दूरी V है। तो इस प्रकार वस्तु O का लेंस L के द्वारा हमें प्रतिबिंब I प्राप्त हुआ। अब आइए अपन इसको सूत्र के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम सतह से अपवर्तन के लिए हम लिख सकेंगे म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1। अब आप देखिए कि पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो प्रकाश जब वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1। R1 इस प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या है, माने कि ये वक्रता केंद्र है C1 और ये वाली जो दूरी है ये दूरी R1 है। ये प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या हुई R1। तो प्रथम सतह से अपवर्तन के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि द्वितीय सतह से फिर अपवर्तन हुआ, प्रकाश अब कांच से वायु में आ रहा है। अब देखिए द्वितीय सतह में क्या होता है कि द्वितीय सतह के लिए यह एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। प्रथम सतह के लिए यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब है, और ध्यान देंगे द्वितीय सतह के लिए I1 आभासी वस्तु का कार्य करेगा। नोट कर लेते हैं कि द्वितीय सतह से अपवर्तन के लिए I1 आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब यदि यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यह वस्तु की दूरी हो गई और यह प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो अब इस स्थिति में आप देखिए कि अब प्रथम माध्यम क्या हो गया हमारा कांच और द्वितीय माध्यम क्या हो गया हवा। तो म्यू की जगह 1 और 1 की जगह म्यू से काम चलेगा हमारा। तो 1 अपॉन वी यानी कि प्रतिबिंब अब हवा में है तो 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन V1, क्योंकि I1 वस्तु का कार्य कर रहा है तो म्यू अपॉन V1 बराबर 1 माइनस म्यू अपॉन R2। पहले म्यू माइनस 1 था, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू और अपॉन R2। R2 इस द्वितीय सतह की वक्रता त्रिज्या है, माना कि वक्रता केंद्र C2 है। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये R2 होगी, ये वाली त्रिज्या। यहां से यहां की दूरी R2, यहां से यहां की दूरी R1। यह संभव है कि दोनों वक्रताएं अलग अलग हो, समान भी हो सकती है और पृथक पृथक भी हो सकती है। तो यदि पृथक पृथक है तो प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या R1 और द्वितीय सतह की वक्रता त्रिज्या R2 है। इस समीकरण को नंबर 1 दे देते हैं और इस समीकरण को नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को योग कर लेते हैं। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए म्यू अपॉन V1 माइनस म्यू अपॉन V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यहां से 1 अपॉन V प्लस का और माइनस का 1 अपॉन U बराबर म्यू माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 और माइनस 1 अपॉन R2। क्योंकि ये म्यू माइनस 1 माइनस म्यू है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और बाहर माइनस होने से 1 अपॉन R2 माइनस का हो गया। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यह समीकरण 1 तथा 2 हो गई। योग करने से यह प्राप्त हो गया। यह संबंध भी एक अच्छा संबंध है जो U V म्यू R1 और R2 के संबंध को बताता है। जहां तक म्यू R1 और R2 की बात है, यह तो नियत राशियां हैं। हम वस्तु को कहां रखेंगे, कहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा,
इस संबंध से ज्ञात किया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यदि u बराबर अनंत हो, अर्थात वस्तु यदि अनंत पर रखी हो, तो अनंत से आने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पहुंचती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, तथा प्रकाशीय केंद्र से उस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी की परिभाषा हुई, अर्थात u बराबर अनंत हुआ तो हमें v को f से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अर्थात प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा। वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। इसका मतलब 1/f माइनस 1/अनंत बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/अनंत तो शून्य होता है, इसलिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ही अच्छा सूत्र प्राप्त हुआ है हमें। इस सूत्र को ही लेंस निर्माता का सूत्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर अपवर्तनांक ज्ञात है तो R1 और R2 की सहायता से हम f का निर्धारण कर सकते हैं। चश्मे के जो लेंस बनाते हैं वह R1 और R2 की सहायता से फोकस दूरी निकाल लेते हैं और उस फोकस दूरी का ही हमें लेंस प्रदान करते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के संबंध को ज्ञात किया गया है। तो यह तो एक सूत्र हो गया जो लेंस के द्वारा अपवर्तन को व्यक्त करता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम और आगे एनालाइज कर लेते हैं। अभी हमने ये माना है कि प्रथम माध्यम वायु है और द्वितीय माध्यम कांच है, और प्रकाश वायु से कांच और कांच से पुनः वायु में प्रवेश करता है। अब कभी ये भी हो सकता है कि वायु के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो फिर क्या होगा? तो उस स्थिति में हम म्यू को क्या लिखेंगे? म्यू1 म्यू2। तो यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर, यहां पर लिखेंगे 1 म्यू2 यानी कि म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी माध्यम में यदि लेंस रखा हुआ है तो उसके फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं। थोड़ा सॉल्व और कर लें तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1, म्यू1 को ऊपर ले लें तो ऐसा भी लिख सकते हो आप कि म्यू1 अपॉन एफ बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यह सूत्र सामान्य सूत्र हुआ, किसी भी माध्यम के अंदर हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। हम एक काम करें, इसको समीकरण 3 नाम दे दें और इस समीकरण को 4 नंबर दे दें। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखो, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होंगे, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह लेंस के लिए u, v तथा f का संबंध हुआ। अर्थात यदि लेंस की फोकस दूरी f है और उसको वस्तु को u दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमें v दूरी पर प्राप्त होगा। u, v तथा f का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से हमने फोकस दूरी की बात किया और फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध निकाल लिया। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।